तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जानने से पहले हम देख लेते हैं आईआर क्या होता है। आईआर होता है एक टाइप की लाइट, इंफ्रारेड लाइट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब आईआर लाइट क्या होती है? जब हम किसी भी सैंपल से लाइट पास करवाते हैं, ये हमारा सैंपल है, ठीक है, ये हमारा सैंपल है, इससे हम क्या करते हैं, लाइट पास कराते हैं। कौन सी लाइट पास कराते हैं? इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट इससे पहले हमारी कौन सी थी? यूवी लाइट, ठीक है। हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था। अब हमारा इसमें पढ़ रहे हैं हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसमें हम पास कराएंगे हमारी आईआर लाइट, ठीक है। अब हम ये लाइट क्यों पास कराते हैं इसमें? क्योंकि हमें जानना होता है सैंपल के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल रामटेकर फार्मा। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है एंड इसकी थ्योरी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक क्या है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक हमने इससे पहले यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जान लिया था। ये सब चीज़ें, मॉलिक्यूल्स है ना, एटम्स, ये सब चीज़ें हमने जान लिया था। वर्ड क्या चीज़ है, एनर्जी क्या है, मॉलिक्यूल्स कब ग्राउंड स्टेज में रहते हैं, कब एक्साइटेड स्टेज में रहते हैं। लेकिन एक बार फिर हम रिवाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेंगे वर्ड क्या होता है। वर्ड होता है VERT। V स्टैंड फॉर वाइब्रेशन, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, R स्टैंड फॉर रोटेशनल एंड T स्टैंड फॉर ट्रांजिशन, ठीक है। अब यहाँ पे E क्या है? ये E है एनर्जी का, ठीक है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए एक बार फिर से क्लियर कर दे रही हूँ, E है एनर्जी का, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हैं, तो हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे मेन काम यहाँ किसका है? सबसे मेन काम यहाँ पे है वाइब्रेशन एंड रोटेशन, ठीक है। अब हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो पूरी बेस्ड करती है वाइब्रेशन और रोटेशन में, किसके? मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। अब हम जान लेते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक शॉर्ट टाइप में डायग्राम, ठीक है, या बोल सकते हैं ये काम कैसे करता है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज़ होती है? जब आईआर हम लाइट किसी भी सैंपल से पास करवाते हैं, इंसिडेंट लाइट हम आईआर की जब किसी भी सैंपल से पास कराते हैं, तो सैंपल के अंदर हमारा जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, ग्राउंड स्टेज से हमारा एक्साइटेड स्टेज में पहुंच जाता है। अब ये एक्साइटेड स्टेज में कैसे पहुंचता है, क्या करता है? ये एब्जॉर्प्शन करता है। एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का करता है? ये एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है। कौन सी एनर्जी? एनर्जी होती है हमारी यहाँ पे आईआर लाइट। एनर्जी यहाँ पे हमारी क्या रहेगी? आईआर लाइट। जब हम यहाँ से सैंपल से इंसिडेंट लाइट जो आईआर होगी हमारी, वो पास कराएंगे। वो पास कराने के बाद जो हमारा सैंपल है उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे जो मॉलिक्यूल है ये ऊपर जाएंगे ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में, ठीक है। क्या करेंगे हमारे मॉलिक्यूल्स? ग्राउंड स्टेज में एक्साइटेड आने के बाद एक्साइटेड में क्या करेंगे, ये या तो वाइब्रेट होना चालू कर देंगे या तो ये क्या कर देंगे, रोटेशन होना चालू कर देंगे, मतलब रोटेट होना चालू कर देंगे। इससे हमको क्या पता चलेगा? कंपाउंड का स्ट्रक्चर एंड उसका जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो हमको पता चलेगा, ठीक है। बेसिकली जो हमारा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्या करता है, कंपाउंड का, कोई भी जो भी हमारा कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शनल ग्रुप पता करता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजेस इंफ्रारेड लाइट टू एनालाइज सैंपल। जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की लाइट है, इंफ्रारेड लाइट, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं? उसको हम यूज़ करते हैं टू एनालाइज सैंपल। सैंपल के एनालाइजेशन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। When infrared light hits a molecule, it causes the molecule to vibrate, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब इंफ्रारेड लाइट मॉलिक्यूल से टकराती है, ठीक है, हिट करती है उसको, टकराती है उससे, तो उससे क्या होता है, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना चालू कर देते हैं। मैंने बताया था ना, मॉलिक्यूल अपनी जगह पे वाइब्रेट करना चालू कर देते हैं या फिर कभी कभी रोटेट करना चालू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, जब उसमें इंसिडेंट लाइट पड़ती है सैंपल में, तो क्या करता है हमारा सैंपल, ये जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन चालू कर देते हैं। उससे हमारे जो मॉलिक्यूल्स है जो ग्राउंड स्टेट में रहते हैं वो एक्साइटेड में पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए ये होती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड करती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। नेक्स्ट है
It is basically used in identification of compound by determining its structure and functional group. ये basically used होता है किसके लिए? Identification of compound by determining its structure and functional group. ये compound के structure और functional group को पता करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं IR रीजन। अब IR रीजन क्या होता है? IR रीजन में जो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन की वेवलेंथ होती है वो विजिबल लाइट से लंबी होती है, लेकिन माइक्रोवेव लाइट से छोटी होती है, ठीक है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नियर IR, मिड IR और फॉर IR। हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली मिड IR का यूज़ करते हैं, ठीक है। नियर IR की वेवलेंथ रेंज देख लेते हैं, 0.8 म्यू से लेके 2.5 म्यू तक होती है, ठीक है। एंड मिड की देख लेते हैं, 2.5 से लेके 15 म्यू तक होती है। और फॉर होता है, फॉर की वेवलेंथ रेंज होती है 16 से 200 म्यू तक के। वेव नंबर देख लेते हैं इसका। नियर का वेव नंबर होगा 14,000 से लेके 400 सेंटीमीटर, मिड का होगा 4,000 से लेके 400 सेंटीमीटर एंड फॉर IR का होगा 400 से लेकर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल पे इसकी मशीन कैसी होती है, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, ओके। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने यहाँ पे इंफ्रारेड लाइट पास करा दी, जिसको हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट, ठीक है। इंसिडेंट लाइट हमने पास करा दी किसके ऊपर? सैंपल में। सैंपल में हमारा यहाँ क्या प्रेजेंट है? न्यू ड्रग प्रेजेंट है। अब यहाँ हमारा जब सैंपल में इंसिडेंट लाइट पास कराएंगे तो ये क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन शुरू कर देगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन शुरू करने के बाद ये डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्टर डिटेक्ट कैसे करेगा? जब यहाँ पे ये क्या करेगा, एक कोई रोटेट होना चालू हो जाएगा या कोई वाइब्रेट होना चालू कर देगा, ठीक है। तो डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेगा क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन कर रहा है। एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करने के बाद ये एक्साइटेड इसमें चले जाएगा, तो इसकी वजह से ये रोटेशन और इसका वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक पीक पे, जहाँ पे जो हमारा वेव नंबर है उस पर, ठीक है। आपको समझ में आएगा कैसे। डिटेक्टर अब डिटेक्ट कर रहा है, ये हमको शो करेगा, हमको एक ग्राफ में शो करेगा। ये मॉनिटर होता है, इसमें ग्राफ होता है, इसके थ्रू हमको शो करता है, ठीक है। अब इसने क्या शो किया यहाँ पे? ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारा वेव नंबर है, हम जैसे एग्जांपल के थ्रू मान के चलो, ये हमारा 2.5 वेव नंबर नहीं है और ये 2.8 वेव नंबर है। वेव नंबर बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, 1 पॉइंट नीचे 1 पॉइंट ऊपर भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये हमारा अगर 2.5 और ये हमारा 2.8 है, ओके। तो वेव नंबर जहाँ हमारा आएगा, यहाँ इसने पीक जनरेट कर दी। अब पीक जनरेट करने के बाद हमको तो पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। ये न्यू ड्रग क्या है, इसका कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमको इससे पता चल जाएगी। वेव नंबर IR रीजन जो है हमारा बेसिकली वो यहाँ पे वर्क करता है। वेव नंबर हमारा यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। ये सब जो हमारा IR रीजन है, वेव नंबर है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा डीप में स्टडी करने में समझ में आएगा। अभी तो आप एग्ज़ाम पर्पज़ के हिसाब से पढ़ लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए, ठीक है। थोड़ा आपका बेसिक नॉलेज भी हो जाएगा इससे, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम थ्योरी। थ्योरी में क्या है? ऑलमोस्ट एनी कंपाउंड हैविंग वेदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसमें लिखा है ऑलमोस्ट कोई भी कंपाउंड, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, absorb various frequencies of EMR in infrared region of EMR। तो इसमें लिखा है इंफ्रारेड रीजन में वेरियस फ्रीक्वेंसी ऑफ EMR को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। मतलब है ऑलमोस्ट कोई भी कंपाउंड हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, वो इंफ्रारेड रीजन में वेरियस फ्रीक्वेंसी ऑफ EMR को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एट वेवलेंथ बिलो 15 म्यू, जब 15 म्यू से नीचे वेवलेंथ पर द रेडिएशन है सफिशिएंट एनर्जी टू कॉज चेंज इन द वाइब्रेशनल एनर्जी। जो हमारी रेडिएशन होती है वो रेडिएशन में सफिशिएंट एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल लेवल में चेंजेस लाती है, ठीक है। ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल एंड दिस आर accompanied बाय चेंजेस इन द रोटेशनल एनर्जी लेवल। इसका मतलब है और इसके साथ रोटेशनल एनर्जी लेवल में भी चेंजेस होते हैं। क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जो 15 म्यू से नीचे जो वेवलेंथ है उसके रेडिएशन में सफिशिएंट एनर्जी होती है मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंजेस लाने के लिए, ठीक है।
और इसके साथ साथ इसके रोटेशनल एनर्जी में भी ये चेंजेस होते हैं, ठीक है। थर्ड है द मेन रीजन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम एनालिटिकल पर्पस इज फ्रॉम वेवलेंथ 2.5 to 25 म्यू। इसका मतलब है एनालिटिकल पर्पस के लिए मेन इंटरेस्ट का रीजन वेवलेंथ 2.5 से 25 म्यू तक है, ठीक है, यानी वेवलेंथ 4000 to 400 सेंटीमीटर तक है। ओके, इसका मतलब है सीधा सीधा कि मिड इंफ्रा रीजन जो है वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की स्टडी करने के लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है, कंपेयर टू फार और नियर IR, ठीक है।